पत्रकारिता, बाबा साहब की पत्रकारिता, ये एक महत्वपूर्ण विषय इसलिए है कि बाबा साहब ने 1920 से लेकर 1956 तक 36 साल तक लगातार पत्रकारिता की है, और इसके बारे में लोगों को थोड़ा कम मालूम है। बाबा साहब के बाकी जो काम है इसके बारे में हम लोगों को बहुत डिटेल जानकारी, जैसे उनका जो इकोनॉमिक्स पर काम है उसके बारे में बहुत जानकारी है। हम जानते हैं कि उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका फिनांस या रुपये की प्रॉब्लम या आरबीआई को कैसे बनाना है इसकी जो रिपोर्ट लिखी थी, इसके बारे में हम लोग काफी जानते हैं। इसी तरह से संविधान लेखन में उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनको सबसे इम्पोर्टेंट काम दिया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का, और वो किस तरह से ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ में से 6 मेंबर काम नहीं कर रहे थे और वो अकेले कर रहे थे, इसको लेकर संविधान सभा ने उनसे उनको पूरा योगदान ये भी बोला कि बाबा साहब ने दरअसल इस संविधान में ज्यादातर जो उनके लिखा हुआ है ये बाबा साहब का लिखा हुआ है। तो संविधान निर्माता के तौर पर उनके कामकाज को हम लोग जानते हैं कि वो कितना महान काम था। या जेंडर के सवाल पर, स्त्री मुक्ति के सवाल पर उन्होंने जो काम किया उसके बारे में भी हम लोगों को काफी कुछ मालूम है कि उन्होंने हिंदू कोड बिल से लेकर जो महिला श्रमिक है उनके अधिकारों से लेकर ये सारे सवाल पर, तलाक का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इन सारे सवालों को लेकर उन्होंने कितना संघर्ष किया ये भी हमें मालूम है। जेंडर पर उन्होंने क्या काम किया ये भी मालूम है। इसके अलावा उन्होंने जाति मुक्ति के सवाल पर, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट के लिए क्या क्या काम किया, इसकी भी हम लोगों को एक पूरी रिपोर्ट हम में से ज्यादातर लोगों को पता है। खास करके आप उसमें देखिए तो महाड़ सत्याग्रह से लेकर कालाराम टेम्पल में एंट्री का मूवमेंट, और फिर साइमन कमीशन, और फिर राउंड टेबल कमीशन की बैठक में जाना, ये सारा कुछ जो है ये भी हम लोगों को मालूम है। या इवन जो लॉ मिनिस्टर के तौर पर काम किया उन्होंने, ओबीसी के लिए जो काम किया, ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 को इंक्लूड कराने के लिए जो उन्होंने संविधान सभा में संघर्ष किया, फिर जब ओबीसी कमीशन बनने में देरी हो रही थी उसको उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह बताई, ये सब भी मालूम है। लेकिन बाबा साहब की पत्रकारिता के बारे में हम लोगों को ज्यादा नहीं बताया जाता है। और पत्रकारिता का, क्योंकि मैं 30 या 40 यूनिवर्सिटीज का सिलेबस मैंने देखा है, कई जगह का मैंने बनाया भी है, तो मेरा अनुभव है कि बाबा साहब की पत्रकारिता के बारे में कम बताया जाता है। और इसकी वजह ये है, और अगर मुझे पता नहीं कि इसमें वर्षाताई जुड़ी हुई है कि नहीं हमारे प्रोग्राम में, बाबा साहब की जो पत्रकारिता को लेकर 2 वॉल्यूम जो महाराष्ट्र सरकार ने मराठी में पब्लिश किया, जो बाबा साहब यांची पत्रकारिता के 2 वॉल्यूम्स हैं, मेरे ख्याल से वो वॉल्यूम 20 और 21 है। उन वॉल्यूम्स का इंग्लिश और हिंदी और बाकी लैंग्वेजेज में उसका ट्रांसलेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो ये काम नहीं होने की वजह से बहुत सारा जो स्कॉलरली काम है वो काम बाबा साहब की पत्रकारिता पर जो महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं उनको देखने का मौका नहीं मिल रहा है। तो अगर महाराष्ट्र, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर, आ रही है सर, आ रही है सर, बोलिए सर। फाइन, ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार अगर बाबा साहब यांची पत्रकारिता के जो दोनों वॉल्यूम है वो शिक्षा मंत्रालय ने ही छापे हैं, वहां पर मराठी में अवेलेबल है, इसका ट्रांसलेशन का काम अगर अब आप लोग करवा देते हैं तो ये क्या होगा कि ये काम एक ग्लोबल लेवल पर इंग्लिश वगैरह में अगर आ जाता है तो ये काम हो सकता है। और मुझे लगता है कि 6 महीने के टाइम फ्रेम में अगर महाराष्ट्र सरकार, उसका शिक्षण मंत्रालय बाबा साहब यांची पत्रकारिता के जो दोनों वॉल्यूम है मराठी में, उसको अगर इंग्लिश में और हिंदी में और खास करके तेलुगु और तमिल, कुछ एक लैंग्वेजेज में भी, कम से कम 6-7 जो बड़े लैंग्वेजेज हैं, इसमें ट्रांसलेट अगर महाराष्ट्र सरकार करा देती है, जो उनका ऐसे भी उनका मैंडेट है, ये काम वो करा सकते हैं, तो ये काम अगर वो करा देती हैं तो ये काम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, क्योंकि इसके बगैर दरअसल दिक्कत हो रही है। बाबा साहब, जबकि 36 साल बाबा साहब ने जर्नलिज्म किया और इस बीच में उन्होंने इतना सारा पब्लिकेशन किया, इतना ज्यादा लिखा, इनफैक्ट सबसे ज्यादा उन्होंने पत्रकारिता में ही लिखा है, लेकिन उसके बारे में कम जानकारी है। ऐसे इसके बावजूद देखिए 2 पीएचडी बाबा साहब को लेकर अभी तक कम से कम मेरी जानकारी में है कि हो चुकी है। एक तो गंगाधर पंतावने साहब ने पीएचडी किया है औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में, और दूसरी पीएचडी जो है बाबा साहब की पत्रकारिता पर वो स्वराज बेचैन ने रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से किया है। स्वराज सिंह बेचैन साहब आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं, और बाबा साहब की पत्रकारिता पर उन्होंने 2 किताब भी लिखी है और इसके लिए उन्होंने मराठी भी सीखी है। तो
मेरा एक रिक्वेस्ट है, महाराष्ट्र में आप लोग क्योंकि इस समय पावर में है और ये काम आप करा सकते हैं, बाबा साहब यांची पत्रकारिता के दोनों वॉल्यूम को आप लोग अगर चाहेंगे तो इंग्लिश और हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करा सकते हैं। वर्षाताई है सर, बाबा साहब, वर्षाताई जुड़ी हुई है, वो सुन रहे सर। तब तो मतलब हम लोग का बहुत अच्छा मौका है कि वर्षाताई का ही विभाग का ये काम है। अगर वर्षाताई इसको अपनी इनिशिएटिव लेकर बाबा साहब के पत्रकारिता का जो दो वॉल्यूम है आपके पास, आपके मंत्रालय ने छापा है, हमारा उसको अगर हमारे यहाँ पे ना बेसिकली हायर और टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से जो है वो ये होता है, क्योंकि मैं पहले वो मिनिस्ट्री में थी, तो वहाँ पे हमने बहुत सारे वॉल्यूम्स निकाले थे बाबा साहब के, मतलब अलग अलग इस पे। तो पत्रकारिता के ऊपर भी हम बात करेंगे उनसे कि कैसे उन्होंने निकाल सकते हैं। और मैं आपसे बात जी, मैं मीटिंग जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस ये जो आपने आश्वासन दिया ये मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी बात है कि आपने इसको हम लोगों का उससे हौसला बढ़ेगा। जो भी एकेडमिशियंस हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो इस पर और काम करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, एमफिल करना चाहते हैं और या पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करना चाहते हैं, अगर ये वॉल्यूम आप हिंदी, इंग्लिश में और हिंदी में, और क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का ही वो अधिकार क्षेत्र में है, तो ये काम अगर हो जाता है तो बड़ा काम होगा। तो ये जो बाबा साहब पत्रकारिता वो बाबा साहब ने की और किस तरह से की, इसको अगर आप उनकी जर्नी देखें, किस तरह से क्या क्या हुआ और किस तरह से उन्होंने उनकी पत्रकारिता की जर्नी है। क्योंकि देखिए बाबा साहब के, जैसे मैंने बताया कि पूरी पर्सनालिटी के इतने शेड्स हैं, इतना बड़े पिक्चर में उतने सारी चीजें हैं कि आप उसको टोटल करेंगे तो कुल मिलाकर बहुत सारा एक एक तरह का इमेज दिखेगा कि वो स्त्री मुक्ति के बहुत बड़े नेता हैं, वो संविधान निर्माता हैं, वो इवन रिवर वैली किस तरह से भारत में प्रोजेक्ट बने और बिजली उत्पादन हो, इसका भी पहली रिपोर्ट उन्होंने लिखी है, आरबीआई बनाने की रिपोर्ट भी उन्होंने लिखी, बहुत सारा काम है। सब मिलाकर वो एक तरह से नेशन बिल्डर का ही उनका रोल है। उसी में एक रोल एक बाबा साहब का पत्रकारिता का भी रोल है, और इसको उन्होंने बहुत इंटेंसिटी के साथ और बहुत कंटिन्यूटी के साथ आप देखेंगे तो उन्होंने किया। 1920 में जब वो, इनफैक्ट भारत आने के तुरंत बाद से ही उन्होंने पत्रकारिता शुरू कर दी थी, और मैं आपको डेट बता रहा हूँ, 31 जनवरी 1920 में ही उन्होंने मूक नायक लॉन्च कर दिया था। आते ही उनको लगा कि अपनी बात कहने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है जिसके जरिए अपने लोगों से बातचीत की जा सके। तो आमतौर पर वो जब ब्रिटिश से या कांग्रेस के साथ जब डायलॉग में जा रहे थे तो इंग्लिश में उनका लेखन है, लेकिन जब वो महाराष्ट्र में अपने लोगों के साथ जब उनको बात करनी है तो इसके लिए वो मराठी का इस्तेमाल कर रहे थे, और बहुत अच्छी मराठी में वो लगातार अपने एडिटोरियल्स वगैरह लिख रहे थे। इनफैक्ट जब वो विदेश में रह रहे थे, विदेश में जाते थे बीच बीच में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, और जगह बार वो लंदन वगैरह भी गए, तो इस बीच में भी, लेकिन वहां से भी वो लिख कर टेलीग्राम से अपना एडिटोरियल जरूर भेजते थे। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना सीरियसली इस काम को उन्होंने किया। तो सबसे पहले तो उन्होंने मूक नायक 31 जनवरी 1920 में लॉन्च किया। इसके बाद तुरंत बाद आपको बहिष्कृत भारत उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को, फिर समता नाम का एक अखबार उन्होंने 29 जून 1928 को, और फिर जनता नाम का अखबार उन्होंने नवंबर 1930 को शुरू किया था। आप देख रहे हैं, और उसके लास्ट में वो 1956 में प्रबुद्ध भारत लॉन्च करते हैं। तो बाबा साहब के पास दरअसल कहने के लिए बहुत कुछ था, बहुत सारा कुछ वो लगातार कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे, और इसके लिए उन्होंने टूल के तौर पर पत्रकारिता को लिया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि उनको उस समय तो बहुत सारा प्रेस था, इसके बावजूद उनको अपना प्रेस क्यों लॉन्च करना पड़ा। जैसे उन्होंने बहिष्कृत भारत लॉन्च करने के लिए बॉम्बे में अपना प्रिंटिंग प्रेस भी बैठाया था, आप लोग जानते हैं, वो अभी भी उसका कुछ वहां पर मौजूद है, मैं गया था देखने के लिए भी। तो बाबा साहब अलग अलग समय में, देखिए बाबा साहब पत्रकारिता जब कर रहे थे तो अपने जो उस समय आंदोलन जो भी उनका चल रहा था या जो भी प्रोजेक्ट चल रहा था उसको वो सामने रख रहे थे और लगातार अपनी बात को रख रहे थे। जैसे महाड सत्याग्रह से ठीक पहले उन्होंने बहिष्कृत भारत लॉन्च किया, और उसके बाद वो जनता तक आते आते लगातार वो सेपरेट इलेक्टोरेट और अपने जितने आर्गुमेंट्स हैं और कास्ट को कैसे हैंडल किया जाए, और लेबर का क्वेश्चन है, खान में काम करने वाली औरतों का प्रश्न है, ये सारे सवाल वो लगातार सामने ला रहे थे। इवन बाद के उनके पत्रकारिता में ये सब भी है कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कैसे होना चाहिए, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, स्टेट्स की साइज क्या होनी चाहिए, पाकिस्तान का क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन वो
अपनी पत्रकारिता में लगातार लाने की कोशिश वो करते रहे हैं। तो बहुत इंटेंस किस्म के पत्रकार हैं और 36 साल जिस आदमी ने जर्नलिज्म किया है उस पर सिर्फ 2 पीएचडी है, ये बहुत अच्छी बात नहीं। मेरे ख्याल से उस पर और पीएचडी कुछ तो होंगी, जो हो सकता है मेरे जानकारी में नहीं होंगी, और कुछ अभी हो भी रही होगी, तो और काम उसमें करने लायक बहुत कुछ है। उनका जैसे फर्स्ट एडिटोरियल है उसी में वो बताते हैं कि क्यों पत्रकारिता करने की जरूरत थी। अभी जैसे आपको कांग्रेस ने अभी आईएनसी टीवी लॉन्च किया, तो ये लगभग उसी तरह की उनकी उस समय की स्थिति थी कि अभी क्या, इस समय भारत में ज्यादातर जो प्रेस है वो बीजेपी के कंट्रोल में आ गया है। बीजेपी सपोर्टेड जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके पास ज्यादातर मीडिया चला गया है। तो इसकी वजह से जैसे अभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी कहा था कि जब मैंने पहली बार कोरोना कितना बड़ा खतरा है ये बताया तो सारी मीडिया ने मेरा मजाक उड़ाया कि राहुल गांधी लोगों को डरा रहे हैं। और आज उनकी बात जब सच साबित हुई तो वो शर्म से स्वीकार भी नहीं कर पा रहा है मीडिया की ये इतनी बड़ी समस्या है। तो लगभग इस तरह की स्थिति बाबा साहब की भी एक समय थी, क्योंकि पूरा जो मेन स्ट्रीम प्रेस था वो उन बातों को नहीं आगे बढ़ा रहा था जो उनके एजेंडे थे। और उनके एजेंडे का मतलब जो भारत के वंचित समुदाय का एजेंडा था उसको वो नहीं बढ़ा रहा था, वो हीरो वर्शिप वगैरह में लगा हुआ था। तो इसको आप एक स्पीच है उनकी राणा डे गांधी एंड जिन्ना, जो उन्होंने गोखले सभागार में पुणे में उन्होंने दिया था 1943 में, तो वो आप देख सकते हैं गूगल में, वो स्पीच मौजूद है। भारत सरकार के पब्लिकेशन में भी और महाराष्ट्र सरकार के पब्लिकेशन में भी मौजूद है। तो इसमें वो बता रहे हैं कि अगर प्रेस आपके हाथ में है तो आप महान आदमी बना सकते हैं। तो मीडिया का वो इम्पोर्टेंस भी समझ रहे थे। और दूसरी बात वो कह रहे थे कि मैंने जो कुछ भी किया, जो भी आइडिया मैंने आगे बढ़ाया, जो भी मैंने आर्ग्यू किया, मीडिया इसके लिए मेरी आलोचना करता है, मेरी निंदा करता है, मुझे गलत साबित करने की कोशिश करता है। और बाबा साहब एक लाइन वो लिखते हैं, मैं आपको इंग्लिश एग्जैक्ट कोट करके बताता हूं कि द प्रेस नेवर रिफ्यूटेड माय आर्गुमेंट्स, आई नो इट नोज ओनली टू क्रिटिसाइज, रिब्यूक एंड रिवाइल मी फॉर एवरीथिंग आई डू एंड टू मिसरिपोर्ट, मिसरिप्रेजेंट एंड परवर्ट एनीथिंग आई से। मतलब मैं कुछ भी करूं तो उसका वो मजाक उड़ाएंगे, उसको तोड़ मोड़ के पेश करेंगे, और मैं कुछ भी करूं उसको उसमें वो उसकी स्वतंत्र विवेचना वो जो प्रेस है वो नहीं करता है। तो ये उनकी एक प्रॉब्लम है, जिसको कि बाबा साहब कहते हैं कि भारत में पत्रकारिता कभी एक प्रोफेशन रहा होगा, लेकिन अभी ये जैसे वो बिजनेस हो गया है। और जिस तरह से कोई साबुन मैन्युफैक्चर करने वाला अपना प्रोडक्ट बेचता है, उस तरह से मीडिया अपना प्रोडक्ट बेचता है, लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो वो स्थिति आज भी है, आज भी मीडिया अपने उसी तरह के तेवर में है और वो उसी तरह से काम कर रहा है। इस वजह से ही सारी पार्टियों को देखिए, दक्षिण भारत में जैसे लगभग हर पार्टी को अपना मीडिया बनाना पड़ा, क्योंकि मीडिया उनकी बात को उस तरह से ढंग से रिपोर्ट नहीं करता है। और खास करके बीजेपी के पावर में आने के बाद तो मीडिया इतना ज्यादा बीजेपी के साथ अलाइंड हो चुका है कि वो बीजेपी का मुखपत्र के तौर पर काम करने लगा है लगभग पूरा नेशनल मीडिया। और उसकी वजह है जो मैं आपको आगे और बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। तो बाबा साहब लगातार, जिसे आपको मैं बताऊं कि बाबा साहब जिस समय रेजिग्नेशन लेटर उन्होंने लिखा, इस्तीफा देना था उनको, जब कुछ इश्यूज पर वो उनके मतभेद हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि इस्तीफा को मैं लिखित तौर पर देना चाहता हूँ, पूरा उसकी वजह बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको लिखकर अपनी वजह नहीं बताऊंगा तो मैंने इस्तीफा किसी वजह से दिया और मीडिया उसको कुछ और रिपोर्ट कर देगा। ये मैं आपको उनका जो रेजिग्नेशन लेटर है उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे उन्होंने बताया कि रेजिग्नेशन को उन्होंने 3 वजह बताई, उसमें से 2 वजह बताने के बाद बताया कि thirdly we have our newspapers, they have their age old bias in favor of some and against others, their judgments are seldom based on merits, whenever they found an empty space they are prone to fill the vacuum by supplementing grounds for resignation which are not the real ground but which put those whom they favor in better light and those not in their favor in bad light। इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा का जो इस्तीफा देने के बाद, इस्तीफा तो लिखित दिया ही, उसकी वजह भी एक बात लिखित पूरा बना के दिया कि ये वजह है हमने इस्तीफा दिया है। क्योंकि अगर वो नहीं करते तो आज की तारीख में हमें पता ही नहीं चलता कि बाबा साहब ने ओबीसी के राइट्स के लिए, महिलाओं के राइट्स के लिए और भारत की विदेश नीति में क्या क्या सुधार संशोधन और क्या क्या वो चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने इस्तीफा दिया, हमें पता ही नहीं चलता। मीडिया ही रिपोर्ट कर देता कि बाबा साहब को कोई बड़ा पद चाहिए था या कुछ कर देता।
तो इसलिए लिखित तौर पर उन्होंने जो इस्तीफा दिया, इसकी वजह उन्होंने बताई कि मीडिया मेरी बातों को मिसरिप्रेजेंट करता है, मिसरिपोर्ट करता है, और इस वजह से मेरे लिए यह करना जरूरी है कि मैं अपना इस्तीफा जो है उसको लिखूं, और उसके अलावा उसकी वजह भी, उसकी जो कारण है उसको भी लिखित तौर पर बताऊं, तभी मेरी बात सही जा पाएगी, नहीं तो मेरी बात की मिस रिपोर्टिंग हो जाएगी। ये खतरा बाबा साहब देखिए अपने जीवन के आखिर के दिनों तक में भी इस खतरे को वो महसूस कर रहे थे कि ये प्रॉब्लम मीडिया के साथ है। तो ये एक्चुअली मामला ये है, दरअसल इसको अगर आप देखें तो बाबा साहब की जो पत्रकारिता है, इसको अगर समझना होगा तो थोड़ा सा हमको और पीछे भी जाना पड़ेगा, और थोड़ा सा जो ग्लोबल जो कॉन्टेक्स्ट है इसका, वैश्विक स्तर पर इस प्रॉब्लम को, क्योंकि बाबा साहब की चूंकि पूरी पढ़ाई मॉडर्न पढ़ाई है और वो यूरोपियन और अमेरिकन ट्रेडिशन के बहुत प्रखांड विद्वान हैं, और उनकी ज्यादातर पढ़ाई उसी ट्रेडिशन की पढ़ाई है। तो वेस्टर्न स्पेस में जो दुनिया में जो पश्चिमी दुनिया है उसमें क्या इसको लेकर बहस हुई, इसको अगर हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि बाबा साहब दरअसल अपनी पत्रकारिता क्यों पर इतना जोर क्यों दे रहे थे। और इसके लिए हमको थोड़ा सा एक तो इंडियन ट्रेडिशन से भी हमको देखना चाहिए। असल में बाबा साहब कई लोग उसकी उनकी आलोचना के तौर पर भी बाबा साहब को कहते हैं कि उन्होंने ज्यादातर चीजें वेस्टर्न आइडियाज से लिया है। तो ऐसा नहीं कि बाबा साहब ने सारे आइडियाज जो हैं वो वेस्टर्न आइडियाज हैं। जैसे कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट का जो उनका लास्ट स्पीच है, लास्ट दिन में जिस दिन वो आखिरी भाषण देते हैं, 25 नवंबर 1949 को जो उन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली की सारी जब बहस हो गई तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने ये कहा कि इन सारे सवालों का जवाब कौन देगा। तो वैसे तो उसका जवाब कायदे से राजेंद्र प्रसाद को देना चाहिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरपर्सन के तौर पर, लेकिन फिर सारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा कि नहीं, बाबा साहब ने चूंकि इसमें सबसे ज्यादा काम किया है, सबसे ज्यादा पार्ट इनका है, तो ये जवाब देंगे। तो 25 नवंबर को बाबा साहब पूरे कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, संविधान सभा का बहस को समराइज कर रहे हैं, और उसमें वो बताते हैं कि ये जो आरोप है संविधान पर कि ये वेस्टर्न आइडियाज पर बहुत प्रभावित है, तो ऐसा नहीं है। इवन जो ये कहा जाता है कि मैं जब कहता हूं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो विचार है, तो लोग कहते हैं कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आइडिया है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, ये बुद्धिस्ट आइडिया है, और हमारी जो लिबर्टी है वो फ्रेंच लिबर्टी की तरह अनलिमिटेड नहीं है, उसमें भी नैतिकता का, मोरालिटी का एक बंधन है। उसी तरह से समानता का भी जो आइडिया है वो हमारा बुद्धिस्ट आइडिया है। या बाबा साहब आगे कहते हैं कि ये जो पार्लियामेंट है, इसका कमेटी सिस्टम है, कोरम है, कमिटीज हैं, ये सारा आइडियाज भी बुद्ध जो संघ जो मतलब उनके बुद्धिस्ट संघ से काम करने का जो तरीका है, उनमें भी कोरम होता था, उसमें भी कमिटीज बनती थी। तो ये सारा कुछ आइडिया जो है ये हमने बुद्धिस्ट आइडिया लिया है। तो ट्रेडिशन के नाम पर बाबा साहब जो है, जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो सिर्फ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उसके बाद का जो पीरियड है वो पीरियड खास करके जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो अनुसूचित जातियां हैं, जिसको अछूत भी बोलते थे पहले, हरिजन भी बोला गया, फिर दलित बोला गया, उसके लिए उसमें कुछ अच्छा नहीं है। बुद्धिस्ट पीरियड के बाद का जो पीरियड है वो उस पीरियड में कोई ग्लोरी नहीं है, कोई महानता नहीं है। तो अगर कुछ अच्छा पीछे से लेना है तो बाबा साहब पीछे की तरफ जब देखते हैं तो उनको पीछे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ही दिखता है, जहां से वो चीजों को ड्रॉ करते हैं, लेते हैं, और वहां से लाकर वो संविधान सभा में देते हैं। तो ये जो बुद्धिस्ट आइडियाज उन्होंने लिया है, इसमें इसी की अगली कड़ी में जो उन्होंने उनके जो तीसरे गुरु हैं बाबा साहब के, ज्योतिबा फुले, उन्होंने भी जैसे इस बात पर चिंता जताई है शेतकऱ्यांच्या असूड में, जैसे उन्होंने वो बोला है कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी और मीडिया जो है उसमें एक खास जाति का जो वर्चस्व है, इसकी वजह से बाकी लोगों की हालत ठीक नहीं है। तो जो महात्मा फुले भी अपना दीनबंधु नाम का एक छोटा सा अपना जर्नल वो भी चलाने की कोशिश उन्होंने भी कुछ समय तक की थी, और सारा कुछ उन्होंने भी बहुत राइटिंग में सब कुछ लाने की कोशिश की थी। तो ये ट्रेडिशन है जहां से बाबा साहब अपनी पत्रकारिता को लेकर आते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो साहू जी महाराज ने जो छत्रपति थे उस समय, तो उन्होंने बाबा साहब को मूक नायक के लिए सबसे पहला जो कैपिटल है 2500 रुपए का, वो उस समय ठीक ठाक बहुत बड़ी अच्छी खासी रकम थी, 2500 रुपए का फर्स्ट जो कैपिटल, सीड मनी जिसको बोलते हैं, सीड मनी साहू जी महाराज ने उनको, बाबा साहब को दी है। तो ये भी देखिए कि किस तरह से
बुद्ध से लेकर फुले, और फुले से लेकर साहू जी महाराज, और वहां से लेकर बाबा साहब तक एक पूरा ट्रेडिशन है। तो बाबा साहब का पूरे काम को उठाकर कहीं एक जगह से वो उनके मन में कुछ विचार आ रहा था और वो कर रहे थे, नहीं है, वो एक पूरे बहुत बड़े एक जैसे आप उसके लिए सही वर्ड शायद है कि नहीं पता नहीं, एक बहुत बड़े वो समूह के एक क्लब जो है, एक जो एक पूरा एक ट्रेडिशन है, एक पूरी परंपरा है, उसी के एक अगली कड़ी के रूप में बाबा साहब आते हैं, जिसमें कि ये सारा कुछ होता है। तो ये अगर हम देखें तो वेस्टर्न ट्रेडिशन में एक जर्मन फिलोसोफर हैं जर्गन हैबरमास, उन्होंने एक पब्लिक स्फीयर की थ्योरी दी थी। तो उसमें उन्होंने बताया था कि पब्लिक स्फीयर वो जगह है जो सरकारी नहीं है, जो कॉरपोरेट नहीं है, ये आम जनता का स्पेस है जहां लोग आपस में बात करते हैं ताकि लोकतंत्र कैसे काम करे। और यहाँ पर ये सही तरीके से तभी काम करता है जब सभी व्यक्ति को वहां पर बोलने की इजाजत, किसी तरह की रोक टोक ना हो, सारे लोग अपने विचार रख सके आपस में एक, और उनके विचारों को समान महत्व मिले, और उस पर जब चर्चा हो तो देश को कैसे चलाना है इसकी नीतियां बने, आपस में चर्चा करें। ये सरकार से अलग है और ये कॉर्पोरेट से भी अलग है। तो इसमें जो बुनियादी शर्त है कि सबको अधिकार मिलना चाहिए और सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, ये जो नहीं मिलता है तब असल में प्रॉब्लम आती है। जैसे ज्योतिबा फुले ने जब पुणे में सार्वजनिक सभा बनी थी तो उन्होंने कहा था कि सार्वजनिक सभा अगर सार्वजनिक सभा है तो इसमें पुणे के हर समाज के लोगों को होने का अधिकार होना चाहिए। अगर ये सब समाज के लोग नहीं है तब ये सार्वजनिक सभा नहीं है, ये और कुछ हो सकता है लेकिन सार्वजनिक सभा नहीं है। तो उनका आइडिया ये था कि अगर सार्वजनिक सभा बनना है तो सबको आप इसमें हिस्सेदारी दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक पब्लिक स्फीयर है, ये पब्लिक स्फीयर तभी है जब सबको अधिकार है, वरना क्या होगा कि जो डोमिनेंट रहेगा, जो हेजेमोनिक, जिसका वर्चस्व रहेगा, जिसका दबदबा रहेगा, उसकी बात सुनी जाएगी और बाकी लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी। तो ये मीडिया की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से बाबा साहब ने अपनी पत्रकारिता की और 36 साल तक की, लगातार की। बीच बीच में उनके कुछ पत्रिकाएं फेल हो गई, कभी इकोनॉमिक आर्थिक संकट आया, फिर उनका कुछ पर्पस बदला तो उसका उन्होंने नाम बदला, लेकिन एक लगातार उन्होंने जीवन में कितनी भी व्यस्तता हो, पत्रकारिता करना उसको उन्होंने बंद नहीं किया और इसके इंपॉर्टेंस को समझा। उन्होंने बहुत सारे लोगों को भी जोड़ा, जैसे मूकनायक का पहला संपादक वो खुद नहीं बने क्योंकि उस समय वो एक सरकारी प्रोजेक्ट से सरकारी अधिकारी के तौर पर जुड़े हुए थे, तो इसलिए उन्होंने उसमें लिखा, लेकिन वो संपादक वो खुद नहीं रहे। तो इस तरह से आप देखिए तो बाबा साहब की पत्रकारिता चली। जैसे वो वही एक चिंता जो है कि अगर कास्ट हेट्रेड के साथ बाकी का मीडिया चल रहा है तो वंचितों की आवाज फिर जाएगी कहां से। इस वजह से अपना प्रेस होना चाहिए। जैसे आप बाद में पेरियार भी आप देखिए, पेरियार के साथ बाबा साहब मिलते हैं, पेरियार ने भी अपना रिवोल्ट नाम से अपना मैगजीन उन्होंने भी चलाई है। तो ये ट्रेडिशन, ये परंपरा है कि अपनी बात कहने के लिए अपना मीडिया होना चाहिए। तो ये बाबा साहब ने भी असल में इसी प्रोजेक्ट के तहत अपना उस काम को किया। और इसमें अभी जो खास करके दिल्ली का मीडिया है, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और इसको पता नहीं कैसे दिल्ली का मीडिया एड्रेस करेगा। दिल्ली की मीडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें वही पुणे सार्वजनिक सभा वाली समस्या है कि नाम तो इंडियन मीडिया है लेकिन समाज के मुश्किल से 2 या 3 कास्ट के लोग वहां पर 80% के आसपास उनका डोमिनेशन है। और ये डिबेट भी मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, आजकल वो बॉस्टन में रहते हैं और वो वॉशिंगटन पोस्ट के पहले साउथ एशिया के एडिटर थे, केनेथ कूपर। उन्होंने 1996 में दिल्ली में एक किसी रिपोर्ट को लिखने के लिए उन्होंने उनको एक किसी दलित पत्रकार से, शेड्यूल कास्ट के किसी पत्रकार से वो बात करना चाहते थे। तो वो दिन भारत में जिस भी पत्रकार को जानते थे सबको उन्होंने कहा कि मुझे किसी एक आप दलित पत्रकार से मिलवा दीजिए, मैं उससे बात करना चाहता हूं कि उत्तर भारत में दलितों का आंदोलन क्या चल रहा है। तो जितने दोस्तों को उन्होंने कहा, सबने अपने अपने ढंग से जानने की कोशिश की और उस समय उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी कि दिल्ली में नेशनल मीडिया में कोई एक भी दलित पत्रकार नहीं है, शेड्यूल कास्ट का कोई भी पत्रकार नहीं है। तो ये 1996 में है। लेकिन अब इसके 10 साल बाद 2006 में जिस समय कांग्रेस ने
उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू किया, अर्जुन सिंह उस समय शिक्षा मंत्री थे, एचआरडी मिनिस्टर थे, उन्होंने जब लागू किया तो मीडिया ने फिर आरक्षण के खिलाफ बहुत गलत तरीके से रिपोर्टिंग की और हिंसा भड़काने की कोशिश की। तो उस समय भी योगेंद्र यादव, अनिल चमड़िया और जितेंद्र कुमार, इन 3 लोगों ने मिलकर एक स्टडी की कि भारत में मीडिया को कौन चलाता है। इसके लिए उन्होंने ये किया कि जितने भी चैनल्स हैं दिल्ली के और जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें उन्होंने टॉप 10 जो पोस्ट होते हैं, सबसे ऊपर के जो पोस्ट होते हैं, जो कि एक्चुअली डिसीजन मेकिंग पोस्ट हैं, उसमें कौन है इसको जानने के लिए सर्वे किया। तो 35 न्यूज़पेपर्स और चैनल्स ने उनको डाटा भेजा और इसमें भी उन्होंने पाया कि शेड्यूल कास्ट का कोई भी आदमी किसी भी चैनल या किसी भी अखबार में डिसीजन मेकिंग के किसी भी पोस्ट पर नहीं है। तो ये एक्चुअली स्थिति। और अब लेटेस्ट आप देखिए 2019 में ऑक्सफैम और न्यूजीलैंडरी ने एक बहुत बड़ी स्टडी कराई है और ये स्टडी पब्लिश भी हुई है कि हू टेल्स आवर स्टोरीज मैटर्स नाम से वो स्टडी पब्लिश हुई है। इसमें भी फिर पता चल रहा है कि इस समय भी दिल्ली में कोई भी जो शेड्यूल कास्ट का आदमी मीडिया में किसी भी महत्वपूर्ण पद पे नहीं है। इसको रॉबिन जेफरी, जो मीडिया के बहुत बड़े विद्वान हैं, दुनिया के माने जाते हैं, रॉबिन जेफरी ने भी कहा कि दिल्ली की पूरे किसी भी नेशनल चैनल में एक भी दलित एंकर नहीं है। तो ये जो मीडिया का जो चरित्र है, ये इसकी वजह से उसमें समस्या है। और ये जो बाबा साहब के समय समस्या थी या जो ज्योतिबा फुले के समय जो मीडिया की समस्या थी, वो समस्या हल नहीं हुई है। पॉलिटिक्स में बहुत विविधता फिर भी आ गई है, ब्यूरोक्रेसी में कई सारे हर जात समुदाय के लोग, वर्गों के लोग, कास्ट के लोग आ गए हैं, लेकिन मीडिया में ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। ये भारतीय मीडिया की बहुत बड़ी समस्या है। ये कहने के लिए नेशनल मीडिया है, इंडियन मीडिया है, लेकिन ये दरअसल अपर कास्ट हिंदू मीडिया ही है, क्योंकि इसमें बाकी नीचे की जातियों के लोग नहीं। ओबीसी सिर्फ 4% है दिल्ली के मीडिया में। तो ये एक जो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से सारे जो पार्टीज हैं उनको भी अपना प्रेस बनाना पड़ता है, अपना चैनल करना पड़ता है, अपना सोशल मीडिया चलाना पड़ता है, क्योंकि उनकी बात फिर जा नहीं रही। और बीजेपी में के आने के बाद ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो इस पूरे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बाबा साहब की पत्रकारिता को अगर सिचुएट करें तो हम ये कह सकते हैं कि बाबा साहब के समय में या ज्योतिबा फुले के समय में, महात्मा फुले के समय में जो पत्रकारिता की समस्या थी, मीडिया की जो समस्या थी, वो अभी भी उसी तरह से लगभग कायम है। और मीडिया जो है वो आम जनता के हितों के खिलाफ काम करता है। जैसे दिल्ली में अगर किसान का प्रोटेस्ट होता है तो किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, इससे ज्यादा जगह ये बताने को दिया जाता है कि इसकी वजह से ट्रैफिक जाम कितना हो गया। तो ये जो मीडिया का करैक्टर है, जैसे मीडिया आरक्षण का सवाल आता है तो हमेशा आरक्षण का विरोध करता है। कास्ट सेंसस भारत सरकार ने तय किया कि हम कराएंगे, कांग्रेस सरकार ने, तो मीडिया के सारे चैनल्स और अखबारों ने उसके खिलाफ एकदम सरकार के खिलाफ मुहिम चला दिया कि आप ये कैसे करा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स मीडिया की है, जिसको कि बाबा साहब ने जो फेस किया था वो आज भी कई तरह से कायम है। लेकिन ये भी है कि बाबा साहब ने एक रास्ता बताया कि अपना मीडिया होना चाहिए, उसके बगैर जो है वो काउंटर पब्लिक स्फीयर या सबल्टर्न पब्लिक स्फीयर, जिसको नैन्सी फ्रेजर कहती हैं, वो नहीं बन सकता है। कि अगर एक ही तरह का मीडिया सब कुछ को संचालित करेगा और उसी से सबको ओपिनियन मिलेगी और उसी से इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो सही और पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, उसमें बहुत बेईमानी होगी। तो इस बेईमानी का उपाय जो है वो यही है कि काउंटर पब्लिक स्फीयर हो, क्योंकि आने वाले दिनों में बीजेपी का मीडिया पर कंट्रोल और बढ़ने वाला है। और बीजेपी का जो समर्थन में जो कॉर्पोरेट है, उनका खास करके दिल्ली के मीडिया पर उनका कंट्रोल और बढ़ने वाला है। तो ये हम लोगों के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि इसकी वजह से लोकतंत्र में जो ओपिनियन मेकिंग है, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और अगर मीडिया ओपिनियन मेकिंग के काम को बेईमानी से किसी पार्टी के पक्ष में झुककर, किसी कॉर्पोरेट के पक्ष में झुककर, किसी जाति के पक्ष में झुककर अगर करता है, तो ये लोकतंत्र के लिए भी खतरे की बात है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को हम लोग बहुत गंभीरता से लेंगे। और जैसे कि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया कि हम लोग कम से कम एक रिसर्चर और एक मास मीडिया के टीचर और स्टूडेंट के नाते मेरी कामना है कि बाबा साहब यांची पत्रकारिता के दोनों वॉल्यूम हिंदी और इंग्लिश में जरूर आए, ताकि इस दिशा में और काम हो सके। क्योंकि बाबा साहब की पत्रकारिता के बारे में अभी महाराष्ट्र के बाहर बहुत कम लोगों को मालूम बहुत कम है।
लोग जानते ही नहीं कि उन्होंने संपादकीय में क्या लिखा, कब क्या लिखा, कौन सा इशू था, तब उस पर उन्होंने क्या ओपिनियन लिए, इसके बारे में हम लोगों को बहुत कम मालूम है। तो ये गंभीर समस्या है, इसका भी समाधान होना चाहिए। यही कहते हुए मेरा अब पूरा 32 मिनट का समय पूरा हो गया, तो मैं अपनी बात खत्म करने की आपसे याद चाहता हूँ। और बाबा साहब जयंती के आप सब लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई।